जज्बा रहा तो मुश्किल का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किल का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ, यहीं जल भी निकलेगा। इन अंधेरों मुश्किलों से घबरा मत मेरे यार, अगर हौसला रहा तो इसी काली रात के बाद नया सवेरा भी निकलेगा। अगर हौसला रहा तो इसी काली रात के बाद नया सवेरा भी निकलेगा। मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद सीवी पे। पिछले वीडियो में आपने 4 उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आज उसके आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE होता है। तो अगर यहाँ से पूछ ले, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो Q कितना 1, N पता नहीं, E कितना 1.6 × 10⁻19, तो N कितना होगा 1/1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो 1 कूलम में चार्ज होता है, 1 कूलम में, ठीक है, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन या 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम का क्या बनाते हैं? चार्ज बनाते हैं। ठीक, आइए, ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज किस रेट से फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। रिप्रेजेंट करते हैं I से। I क्या होता है? I होता है Q/T। I होता है Q/T। यूनिट क्या होगा? इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है कूलम पर सेकेंड, या इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं एम्पियर। इसी को बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, लिखते किससे हैं? कैपिटल लेटर A से। ठीक है, किसके नाम पे यूनिट पड़ी है? ये एक साइंटिस्ट है, इनका क्या नाम था? मेरी एम्पियर। इनका नाम था मेरी एम्पियर। ध्यान दीजिएगा, जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे आपने चार्ज देखा था, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी थी, इसको ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। वैसे करंट भी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, करंट जो फ्लो होती है वो कैसे फ्लो होती है? वो पॉजिटिव टर्मिनल से कैसी? नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। और जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है वो किधर होती है? इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है किधर? नेगेटिव से पॉजिटिव। अब आप सोच रहे होंगे कि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्यों? क्योंकि करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, करंट स्केलर क्वांटिटी है। जैसे देखिए, मान लेते हैं यहाँ कोई करंट जा रही है 5 एम्पियर की, इधर करंट जा रही है 2 एम्पियर की, तो इधर करंट कितनी की जाएगी? 7 एम्पियर की। तो देखिए डायरेक्टली तो जोड़ ले जा रहे हैं। अगर डायरेक्टली जोड़ ले जाएंगे, ठीक है, अगर आप डायरेक्टली जोड़ पा रहे हैं तो क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आप उसको स्केलर क्वांटिटी बोल देंगे। जैसे कुछ और स्केलर क्वांटिटी होती है, प्रेशर होती है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, एरिया स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है। कुछ वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आपको क्लियर है? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, और भी यूनिट होती है, मिली एम्पियर यूनिट होती है। ठीक है, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, आपको एसआई यूनिट से मतलब है, एसआई यूनिट की क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है,
एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक, अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। अगला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, और इसी से कनेक्टेड एक टॉपिक होता है जिसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको बोलते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिजिक्स में एट सच कोई क्वांटिटी डिफाइन नहीं है। ठीक है, फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की कोई भी क्वांटिटी डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो आपने कहा कैसे फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वो कोई फ्रेम माना जाता है, उस फ्रेम में होता है। ठीक है, तो फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। देखिए क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जरा आप समझिए कि ये एक पॉइंट है ए, और किसी छोटे से चार्ज को, समझिए बी पॉइंट पे कोई चार्ज रखा है, बहुत छोटा सा चार्ज रखा है। ठीक है, उसको क्यू नॉट बोलते हैं, क्यू नॉट रखा हुआ है। ठीक है, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ये टेस्ट चार्ज है। ध्यान से समझिएगा, दो टाइप के चार्ज होते हैं। एक सोर्स चार्ज होता है जो कि इतना बड़ा होता है कि खुद की फील्ड क्रिएट कर सकता है, और एक टेस्ट चार्ज होता है जो कि बहुत छोटा होता है। ठीक है, वो अपनी खुद की फील्ड क्रिएट नहीं कर पाता, वो दूसरी की फील्ड को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। अब देखिए, मैं क्या करूंगा, अगर मैं ये इस चार्ज को बी पॉइंट से लेके ठीक है, बी पॉइंट से मैं इसको बढ़ाता रहूं, बी पॉइंट से इसको बढ़ाता रहूं, तो आप देखोगे इसकी, ठीक है, ये चार्ज इधर की तरफ भाग रहा है, यानी इस साइड, इस चार्ज पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो आपको पता है अगर ये एक्शन लग रहा है तो अपोजिट एक फोर्स इस पे बाहर की तरफ लगेगा, क्योंकि इसकी फील्ड बाहर की तरफ होगी। तो इस साइड एक फोर्स लगेगा, कौन सा, F इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई। क्यू टाइम्स ई, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, इसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोला जाता है। जहां पे Q क्या है, Q है। ठीक है, Q क्या है, Q आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, Q आपका चार्ज है, और E आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं चार्ज को इधर ले जा रहा हूं। ठीक, अब आप बताइए, चार्ज को मैं इधर ले जा रहा हूं, तो चार्ज को ध्यान दीजिएगा, चार्ज को काफी स्लो यहां से ले जाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों काफी स्लो लेके चलते हैं यहां से, क्योंकि अगर मैं चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट पे लेके जाना चाहता हूं तो मैं चार्ज को बहुत स्लोली चलाऊंगा, इसलिए ताकि इसके वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा तो एक्सीलरेशन नहीं आएगा, और अगर एक्सीलरेशन नहीं आएगा तो इसके पास खुद की एनर्जी नहीं आएगी। ठीक है, एक्सीलरेशन नहीं आएगा तो इसके पास खुद की एनर्जी नहीं आ पाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज को स्लो मूव कराते हैं। ठीक है, चार्ज को स्लो मूव कराते हैं ताकि चार्ज रेजिस्ट ना कर पाए और चार्ज काफी स्लो चले। तो समझिएगा, किसी पॉइंट से, किसी बी पॉइंट से चार्ज को ए पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है, उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं आप पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, ये होता है वर्क डन in carrying a test charge from one point to other, ठीक है, और चार्ज को कैसे मूव कराएंगे, काफी स्लो मूव कराएंगे। ठीक है, इसलिए ताकि चार्ज के पास खुद की एनर्जी ना आ पाए। ठीक, तो इधर मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, फाइनली चार्ज जा रहा है ए पे, तो मैं लिखूंगा बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू, क्या होगा, डब्ल्यू
W कहां से कहां तक हुआ? आपने कहा W हुआ B से A तक अपॉन Q0। तो ये फॉर्मूला फिजिक्स में डिफाइन है किसका? ये फॉर्मूला होता है किसका? ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। अब एक और, अब जो क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आती है, ध्यान दीजिएगा फिजिक्स में दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ही डिफाइन है, यानी फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस ही डिफाइन है। अब देखिए इसी चार्ज को, समझिएगा, इसी चार्ज को अगर मैं काफी दूर से ला रहा हूं, समझिएगा, इसी चार्ज को मैं काफी दूर से ला रहा हूं, लेट सपोज ये कोई पॉइंट है इंफिनिटी, इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को मैं इंफिनिटी से ला रहा हूं, समझिएगा, इंफिनिटी से इस पॉइंट पे मैं ला रहा हूं, ठीक है, और चार्ज को स्लो, ठीक है, चार्ज को एकदम ऐसे स्लो धीरे लाना पड़ेगा, कहां से? इंफिनिटी से ए पे। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को, ठीक है, अब देखिए, अब इसी फॉर्मूले को मैं क्या लिखूंगा? तो आप कहोगे इस फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा BA माइनस B इंफिनिटी इज इक्वल टू W इंफिनिटी टू A अपॉन Q0, ठीक है। और ये डिफिनेशन क्या बनेगी? अब आप देखिए एक पॉइंट का पोटेंशियल, तो ये हो गया BA, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पोटेंशियल इंफिनिटी का 0 माना जाता है, ठीक है, B इनफाइनाइट कितना लिया जाता है? 0, तो BA कितना हो गया? W इंफिनिटी टू A अपॉन Q0। अब ये डिफाइन हुआ, ध्यान से समझिएगा, अब ये डिफाइन हुआ क्या? ये डिफाइन हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब डिफाइन हुआ? जब एक फ्रेम को हमने क्या ले लिया है? इंफिनिटी ले लिया है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कोई कहे क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन इन कैरिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। तो ये फॉर्मूला डिफाइन है B इज इक्वल टू W इंफिनिटी टू A अपॉन Q0। इंफिनिटी का पोटेंशियल क्या आ गया? 0 आ गया। तो फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन था, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल में डिफरेंस डिफाइन है फिजिक्स में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं डिफाइन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब आता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है कब? जब हम दूसरा फ्रेम क्या मान लेते हैं? दूसरे फ्रेम को हम क्या मान लेते हैं? इंफिनिटी। दूसरे फ्रेम को क्या मान लेते हैं? इंफिनिटी मान लेते हैं। ऐसे ही 9th में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं है, फिजिक्स में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है, ठीक है। फिजिक्स में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। तो वो जो आप mgh फॉर्मूला पढ़ते हो उसमें होता क्या है कि ग्राउंड का जो एनर्जी लिया जाता है वो 0 ले लिया जाता है। ग्राउंड का एनर्जी 0 ले लिया जाता है, ठीक। तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी? ठीक है, यूनिट इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से। यूनिट क्या होगी? यूनिट होती है वोल्ट, यूनिट होती है वोल्ट, या यूनिट क्या होती है? जूल पर कूलम। यूनिट होती है वोल्ट या जूल पर कूलम, ठीक है। अब अगर कोई पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस डिवाइस से मेजर करते हैं, तो उसको मेजर करते हैं किससे? वोल्टमीटर से। किससे मेजर करते हैं? वोल्टमीटर से। वही अगर आपसे कोई पूछे कि करंट को किससे मेजर करते हैं, करंट को मेजर करते हैं एमीटर से। करंट को मेजर करते हैं एमीटर से, ठीक है। और एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, जिसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। वो डिवाइस क्या होती है? वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट को डिटेक्ट करती है, करंट को डिटेक्ट करती है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको आप वोल्टमीटर और एमीटर दोनों में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। एमीटर और वोल्टमीटर दोनों में आप क्या कर सकते हो? इसको कन्वर्ट कर सकते हो। किसको? गैल्वेनोमीटर को। वोल्टमीटर सर्किट में पैरेलल में लगाई जाती है, अभी आप आगे पढ़ेंगे क्या होता है। और एमीटर सर्किट में सीरीज में लगाई जाती है। कहां लगाई जाती है? सीरीज में लगाई जाती है, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, आगे आते हैं।
आगे आते हैं, कुछ सर्किट डायग्राम्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट कोई पूछे क्या होता है आपसे, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कि सर्किट क्या होता है, एक बात ध्यान रखिए, क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ करंट, क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ करंट या फ्लो ऑफ करंट, पाथ ऑफ करंट, इसी को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। और सर्किट के, ठीक है, सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनको आपको जानना जरूरी है। जैसे पहला कंपोनेंट होता है सेल। ठीक है, पहला कंपोनेंट होता है सेल और इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। ठीक है, पहला कंपोनेंट होता है सेल, इसका रिप्रेजेंट ऐसे होता है। सेल क्या होता है, सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरा क्या होता है, इसी सेल का कॉम्बिनेशन, इसी सेल का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ठीक है, ढेर सारे सेल आपस में कंबाइन कर जाते हैं। ढेर सारे सेल आपस में कंबाइन कर जाते हैं और इसको क्या बोला जाता है, बैटरी। ठीक है, थर्ड होती है, थर्ड होती है आपकी बल्ब, थर्ड होती है आपकी बल्ब। ये सिंबल होता है बल्ब का, एक टर्मिनल पॉजिटिव, एक टर्मिनल नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही, ऐसे ही और कोई डिवाइस होती है, जैसे एक होता है की दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन की और एक होता है क्लोज की। ठीक है, जब की ओपन होगा तो इसका सिंबल ऐसे होता है, यानी की ओपन का मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, की क्लोज का मतलब करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे होता है वायर क्रॉसिंग। ठीक है, वायर क्रॉसिंग होती है। अब वायर क्रॉसिंग दो तरीके से होते हैं, वायर क्रॉसिंग दो तरीके से होती है, या वायर ज्वाइंट कैसे। ठीक है, जो वायर ज्वाइंट होता है दो तरीके से होता है, एक तो टच करके ज्वाइंट हो, ये देखिए वायर ज्वाइंट विद क्रॉसिंग है, और एक ऐसे होता है वायर ज्वाइंट, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, बिना जुड़े हुए। ठीक है, बिना जुड़े हुए ऐसे होता है। और कुछ डिवाइस होते हैं। ठीक है, और कुछ चीजें ध्यान रखेंगे, एमीटर होता है। ठीक है, एमीटर होता है, बीच में ए लगा होता है, ये प्लस माइनस है, इसको क्या, ये एक डिवाइस होती है जिसको वोल्टमीटर बोलते हैं, ये एक डिवाइस होती है जिसको वोल्टमीटर बोलते हैं। एक और डिवाइस होती है, ये इंपॉर्टेंट डिवाइस है, ये ध्यान रखिएगा, ये वाली डिवाइस एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है। ऐसे लगी होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर, इसको बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर। इसी को बोलते हैं रोहेस्टेट, इसी को क्या बोलते हैं, रोहेस्टेट। रोहेस्टेट क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस जो कि क्या करती है, जो कि रेजिस्टेंस को वेरी कराती है, जो कि रेजिस्टेंस को वेरी कराती है। चलिए ठीक है, अब आते हैं एक फेमस, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट लॉ, जिसका नाम क्या है, ओम्स लॉ। इसको बोलते हैं ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ध्यान से समझिएगा, ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स ने बताया था कि अंडर सेम फिजिकल कंडीशन the ratio of V and I remains constant अंडर सेम फिजिकल कंडीशन। ध्यान से समझिएगा, फिजिकल कंडीशन क्या हो, सेम हो, मतलब
आप कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन ना चेंज करें, ठीक है, मतलब कंडक्टर को हीट ना करें, कंडक्टर को कूल ना करें, कंडक्टर को ब्रेक ना करें, ठीक है। अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर फिजिकल कंडीशन सेम है तो जो रेशियो होता है बी एंड आई का वो कांस्टेंट होता है, यानी इनके अकॉर्डिंग V अपॉन आई इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। और इसी कांस्टेंट को बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर आपसे कोई ग्राफिकली शो करने के लिए कहता है, ठीक है, अगर आपसे कोई ग्राफिकली शो करने के लिए कहता है कि क्या है ओम्स लॉ, ध्यान से देखिएगा, अगर आप एक ग्राफ बनाओ किसमें, I वर्सेस V, तो अगर कोई कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो उसका ग्राफ कैसा जाएगा, सीधा जाएगा, ठीक है। अगर आपने दोनों को पलट दिया, मींस ग्राफ बना रहे 1/v 1/i, तब भी ये ग्राफ कैसा जाएगा, सीधा। लेकिन अगर आपने, ठीक है, अगर आपने एक को नहीं पलटा और दूसरे को पलट दिया, तब भी अगर ग्राफ सीधा जा रहा है तो अब सीधा नहीं जाएगा, ठीक है। और ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करें उन कंडक्टर को बोलते हैं क्या, ओमिक कंडक्टर, उन कंडक्टर को बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, उन कंडक्टर को बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। तो इन्होंने क्या कहा था कि रेशियो है जो बी और आई का वो कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस। लिखते किससे हैं, लिखते हैं आर से, लिखते हैं किससे, आर से, ठीक। तो आर जो है वो रेशियो है बी और आई का, और आर हमेशा कांस्टेंट होगा, आर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये नहीं कि आपने बी को बढ़ाया तो आर बढ़ गया, नहीं, बी को बढ़ाएंगे तो उसी प्रोपोर्शन में आई भी बढ़ जाएगा, और रेशियो क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा, रेशियो हमेशा सेम आएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी वोल्ट पर एम्पियर, क्या होगी, वोल्ट पर एम्पियर, या इसी को क्या बोलते हैं, ओम, इसी को क्या बोलते हैं, ओम। और किससे लिखते हैं, ग्रीक लेटर ओमेगा से लिखते हैं, ठीक है, ग्रीक लेटर ओमेगा से लिखते हैं, ठीक, ग्रीक लेटर ओमेगा से लिखते हैं, ठीक है। कुछ बातें और देखिए आप कि जो आर है, ध्यान से समझिएगा, ये जो आर है, आर, ठीक, ये बी पे डिपेंड नहीं करता, ये आई पे डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है, ये फिजिकल डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। जैसे आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है, मींस आर प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, जितना आप लेंथ बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर डीसी फैन से, जिस कमरे में बैटरी रखी है, अगर उसी कमरे में डीसी फैन चलाया जाए तो आपने देखा होगा पंखा तेज चलता है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस लो होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, जनरली रेजिस्टेंस अपोज, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की, क्या करने के लिए, अपोज करने के लिए, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस जनरली, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो अपोज करती है फ्लो ऑफ करंट को, अपोज करती है, ठीक है। ये मत समझिएगा कि चार्ज को कंजर्व कर लेती है रेजिस्टेंस, नहीं, कंजर्व जब नहीं करती है, वो क्या करती है, बस अपोज करती है, ठीक। तो R प्रोपोर्शनल टू L होता है, R प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है, R प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है, मींस R क्या होगा, R प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ, R किसके प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ कंडक्टर के। जैसे समझिए एक ये वायर है और एक ये वायर है, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका एरिया ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, और इसका एरिया कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होगा। और ध्यान रखिएगा कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा, वैसे ही
रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर मैं इन्हीं को कंबाइन कर दूं तो R, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट में ले लूं तो R प्रोपोर्शनल टू L बाई A, और R क्या हो जाता है, R बराबर हो जाता है रो L बाई A, रो L बाई A। ठीक है, कोई पूछे हमें रो क्या है, रो है, रो को बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो क्या है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, और यूनिट क्या होगी रेजिस्टिविटी की, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। अच्छा, कोई पूछेगा डिफरेंस क्या है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में, रेजिस्टिविटी भी तो वही काम करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी ध्यान रखिएगा कि जो रो है, रो फिजिकल डायमेंशंस जो होती हैं, रो फिजिकल डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है, रो फिजिकल डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है। रो किस पे डिपेंड करता है, रो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मतलब जिससे कंडक्टर बना है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जरा देखिए। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, कि एक एल्युमिनियम का वायर था 5 मीटर का, दूसरा वही एल्युमिनियम वायर है 10 मीटर का। मैंने आपसे पूछा बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो आप कहोगे कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, यानी इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मैंने पूछा किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, तो ध्यान दीजिएगा रेजिस्टिविटी आपको लग रहा होगा इसकी ज्यादा होगी, नहीं, क्योंकि रेजिस्टिविटी फिजिकल डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है। तो रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, तो आपने कहा दोनों की सेम होगी, रेजिस्टिविटी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है जो कि रेजिस्टिविटी को कनेक्ट करता है टेम्परेचर से, वो होता है रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, आप चाहे तो इस फॉर्मूले को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो R ये बातें हो गई। ठीक है, ये बातें हो गई कि R किस पे, R फिजिकल डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो फिजिकल डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन दो के दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, R, ठीक है, R रो के बराबर ही हो जाता है अगर लेंथ 1 मीटर ले लिया जाए, एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लिया जाए, तो R और रो आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर ही हो जाता है। ठीक है, कुछ बातें ध्यान रखिएगा, कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा कि अगर, ठीक है, कि अगर आप, ठीक है, अगर आप लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, अगर लेंथ ऑफ वायर n टाइम्स हो जा रही है, n टाइम्स, तो R प्रोपोर्शनल होगा n के। ठीक है, R प्रोपोर्शनल होगा n के। जैसे एक वायर है 10 मीटर का, एक वायर है 10 मीटर का, उसका रेजिस्टेंस है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, किसी ने कहा उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। एक दूसरा वायर 20 मीटर का है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वो 20 ओम होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हमने वायर को स्ट्रेच किया है, अगर हमने वायर को स्ट्रेच किया है या फोल्ड किया है, तो उस केस में R n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। किसके, n स्क्वायर के। जैसे मैंने कहा किसी वायर की लंबाई 2 मीटर थी, मैंने खींच के उसकी लंबाई 2 गुना बढ़ा दी, मैंने खींच के उसकी लंबाई 2 गुना बढ़ा दी, तो हुआ क्या उससे कि जब मैंने लंबाई खींच के बढ़ाई, L से मैंने 2L की, तो आपको पता है कि जब मैं वायर को खींचूंगा तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल का एरिया है, उसका जो एरिया है वो वायर पतला होता जाएगा। मतलब अगर उसका पहले एरिया A था तो अब एरिया A/2 हो जाएगा। तो देखिए R किसकी वजह से बढ़ा, R L के वजह से भी बढ़ा, R एरिया घटने की वजह से भी बढ़ा, इसीलिए R प्रोपोर्शनल n स्क्वायर हो जाएगा। जैसे किसी ने कहा कि किसी वायर की लेंथ खींच के 3 गुना बढ़ा दी गई, तो बताओ रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, रेजिस्टेंस 9 गुना बढ़ जाएगा।
क्योंकि 3 गुना लेंथ बढ़ा तो 3 गुना एरिया घट जाएगा, 3 गुना एरिया घट जाएगा, तो R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होगा। लेकिन अगर किसी ने कहा कि किसी वायर की लेंथ 4 मीटर की है, उसका रेजिस्टेंस 1 है, तो अगर मैं दूसरा वायर 12 मीटर का ले लूं तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, उसकी रेजिस्टेंस 3 हो जाएगी। लेकिन अदरवाइज वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, इसके आगे कैसे सीरीज पैरेलल में रजिस्टर अरेंज होते हैं, ठीक है, क्या होती है पावर, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।